कि आखिर आर्मी के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर, एयरफोर्स के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर, नेवी के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर। आखिर अपनी एकेडमिक एजुकेशन के दौरान एनसीसी की ओवरऑल क्वालिफिकेशन को कैसे मेंटेन करें, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें सर। ये सर ए सर्टिफिकेट क्या है सर, बी सर्टिफिकेट क्या है सर, सी सर्टिफिकेट क्या है। तो ऑब्वियसली आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर तो आपका होना ज़रूरी ही, बट साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% भी होना ज़रूरी है। तो दैट मीन आपको फिजिकली भी अप टू द मार्क रहना है और आपको मेंटली भी अप टू द मार्क रहना है। लोग मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जूडो सिखाते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर वाकई में सपना रखते हैं कि आपका भाई या बहन फौज की सेवा करे तो आप उसको एनसीसी का रास्ता दिखाइए। एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल बिकॉज जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है आप बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं और प्रूव करते हैं कि वाकई में आप में वो फौजी जील है, आप में फौजी दम है, जिस वजह से आप एनसीसी का हिस्सा बने हैं। और एनसीसी का हिस्सा नहीं, एक दिन इस देश की डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का भी हिस्सा बन के आप प्रूव करके दिखाएंगे कि एनसीसी भी ज्वाइन करके हमने बेहतर किया। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली स्वागत इसलिए बार बार क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्पेशल एंट्री के विषय में बात करने वाला हूं जो मुझसे लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप हर एंट्री के विषय में डिटेल में बता रहे हैं। सर आज हम लोग समझना चाहते हैं कि सर एनसीसी के विषय में भी डिटेल बनाएं कि आखिर आर्मी के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर, एयरफोर्स के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर, नेवी के अंदर एनसीसी का रोल क्या है सर। आखिर अपनी एकेडमिक एजुकेशन के दौरान एनसीसी की ओवरऑल क्वालिफिकेशन को कैसे मेंटेन करें, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें सर। आखिर ये ए ग्रेड क्या है, बी ग्रेड क्या है सर, सी ग्रेड क्या है, ये सर ए सर्टिफिकेट क्या है सर, बी सर्टिफिकेट क्या है सर, सी सर्टिफिकेट क्या है, ब्ला ब्ला। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के हमेशा मेरे पास आते रहते हैं बिकॉज एक ओवरऑल क्लैरिटी आज तक नहीं है कि आखिर एनसीसी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया, एनसीसी करते हुए आखिर अपनी एकेडमिक्स को कैसे अच्छे ढंग से मेंटेन करें। क्या सर एनसीसी करने के दौरान अच्छी एकेडमिक्स भी हम रख रहे हैं तो किस तरह से एनसीसी हमारे लिए फायदेमंद होगी। कई सारे प्रोस्पेक्ट हैं और एनसीसी की पूरी लाइफस्टाइल, एनसीसी की पूरी जर्नी, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, पूरी फंक्शनिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो सेशन में आपको एनसीसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिले जो कि जरूरी है एनसीसी के जन्म से लेकर के आज तक की पूरी कहानी। तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, धैर्य दिखाइएगा। वन कैंडिडेट वाज कमेंटिंग मी सर कि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट कर दिया करें। बिल्कुल मैं यार कोशिश करता हूं कि वीडियो मैं आपके लिए शॉर्ट बनाऊं, बट कहते हैं ना कि यार जब नॉलेज अधूरा होता है तो हमेशा परफेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना कि खोखा जना बाजे घना और अध जल गगरी छलकत जाए। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि किसी भी नॉलेज का परफेक्ट होना, अप टू द मार्क होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य से जब मैं किसी चीज़ के विषय में बात करना स्टार्ट करता हूँ, किसी क्षेत्र विशेष में बात करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसी 100% इन्फॉर्मेशन दूँ कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके जहन में ना रखे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और हर तरह के कन्फ्यूजन हटते हुए फाइनली आप अपने लक्ष्य के करीब जा सके। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं तेजी के साथ और समझते हैं कि आखिर एनसीसी एंट्री हमारे देश में क्या है, एनसीसी हमारे देश में क्या है, एनसीसी का डिफेंस सर्विसेज में रोल क्या है और आखिर एनसीसी को अपने एकेडमिक्स के साथ लेके चलते हुए कैसे हम फौज के अंदर अपना करियर बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं एनसीसी के विषय में। व्हेन वी टॉक अबाउट द एनसीसी तो कहते हैं कि एनसीसी इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। दैट इज ऑल अबाउट एनसीसी। एनसीसी की अगर पूरी एक लाइन में बात कर रहे हो हम लोग तो एक लाइन में यही कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंतर्गत जो कि एक ही मोटो लेके चलती है एंड दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन कहते हैं एनसीसी इन इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के थ्रू ये 1948 में इसको इजाद किया गया। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द यूनिवर्सिटी कॉर्प। पहले अर्लियर जब हम बात करते हैं तो इसे विच वाज क्रिएटेड अंडर द इंडियन डिफेंस एक्ट 1917। इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के अंतर्गत सबसे पहले इसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था, बट फाइनली आज जब हम इसकी बात करते हैं तो आप इसको नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से समझते हैं जो कि एक्ट 1948 के आधार पर हमारे देश में लागू हो गया।
कहते भी द ऑब्जेक्टिव टू मेक फॉर द शॉर्टेज इन द आर्मी। ऑब्वियसली आज जब हम एनसीसी ट्रेनिंग और उसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि कभी भी हमारी जो इंडियन आर्मी के अंदर शॉर्टेज है, किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे पास एक बैकअप सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली जब बैकअप की बात करता हूं मैं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का बैकअप देने के लिए हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बात करते हैं, बट पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ आज हम एनसीसी के भी विंग्स की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी रोल बनता है इंडियन आर्मी के अंतर्गत, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, इंडियन नेवी के अंतर्गत मौका पड़ने पे अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का। इन 1920 when the Indian Territorial Act was passed, the University Corps was replaced by the University Training Corps। फिर से इसके नाम में चेंज लाया गया, जो कि 1920 में जब टेरिटोरियल आर्मी का जो है एक्ट पास हुआ तो उस समय इसमें थोड़ा सा और मोटिवेशन लाने के लिए, थोड़ा सा और जोश लाने के लिए इसके नाम में थोड़े से चेंज किए गए। जो कि अर्लियर यूनिवर्सिटी कॉर्प के नाम से जाना जाता था, उसको अब अपग्रेड करके उन्होंने कर दिया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स के नाम पे। द एम वाज रेज टू द स्टेटस ऑफ द यूटीसी एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द यूथ। और उद्देश्य एक ही था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए इसको और अट्रैक्टिव और कहीं ना कहीं मोटिवेटेड बनाया जा सके। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स का जन्म हुआ। इट वाज रीक्रिस्टेंड UOTC अगेन। The National Cadet Corps can be considered as a successor of the University Officer Training Corps UOTC, which was established by the British government in 1942। फिर से एक बार नामकरण इनका होता हुआ देख रहे हैं आप, जिसको नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स UOTC। ऑब्वियसली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत हुआ। 1942 में फिर से एक बार इसका नामकरण कर दिया गया। इन द नेशनल कैडेट कॉर्प कमेटी व्हिच वाज फॉर्म्ड 29 सितंबर 1946 विद द पंडित HN Kunjuru as chairman, held 6-month meeting in a South Block, Delhi। 6 महीने की लगातार मीटिंग चलती रही। 29 कहते हैं कि सितंबर 1946 से ये जर्नी शुरू हुई और पंडित जो है HN कुंजरू, जिनके विषय में हम कह रहे हैं, वो लगातार 6 महीने इस बात की मीटिंग लेते रहे दिल्ली साउथ ब्लॉक में कि आखिर एनसीसी के स्वरूप को, उसके प्रारूप को कैसे और बेहतर ढंग से लाया जाए, जो यूथ को अट्रैक्ट करे और एक कहीं न कहीं अहम फोर्स के तौर पे हमारे देश को जब भी जरूरत पड़े हमारे एनसीसी कैडेट कॉर्प इस देश को सपोर्ट कर सकें। इन 1948 द गर्ल डिवीजन वाज रेज्ड इन ऑर्डर ऑफ द गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। कहीं न कहीं 1948 में एक और बड़ा सुधार किया गया। वो सुधार यही था कि स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भी बॉयज के इक्वल जो है समझने के लिए उन्हें भी उसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। द एनसीसी वाज गिवन एन इंटर सर्विस इमेज in 1950 when the Air Force wing was added and followed by the Naval wing in 1952। ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आर्मी विंग में ही एनसीसी का इजाद हुआ था, हम बात करेंगे ऑब्वियसली 1950 के पहले बट 1950 में फिर से इसको ऑब्वियसली इंटर सर्विस इमेज होल्ड की गई। दैट मीन अब आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी तीनों को इंक्लूड किया गया। 1950 में एयर फोर्स विंग और 1952 सेम फॉलोड करते हुए नेवल विंग का भी इजाद किया गया। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉलोइंग द 1962 Indo-China to meet the requirement of the nation, the NCC training was made compulsory in 1963 to 1968। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ तो उस समय इस बात को कंपलसरी कर दिया गया एनसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को, और ये 5 साल तक 1963 से लेके 1968 तक ये कंपलसरी ट्रेनिंग के तौर पे थी। बट अगेन 1968 में इस ट्रेनिंग को पूरी तरह से जो है वॉलंटियर कर दिया गया। दैट मीन स्वैच्छिक और ऐच्छिक आधार पे कर दिया गया। और थोड़ी सी डिटेलिंग समझने की कोशिश करते हैं। द डिसीजन फॉर द मोटो ऑफ एनसीसी वाज स्टार्टेड 11th सेंट्रल एडवाइजरी मीटिंग CAD हेल्ड ऑन 11 अगस्त 1978। ध्यान दीजिएगा, At the time there was many mottos in the mind। जब ये मोटो की बात हो रही थी कि आखिर एनसीसी का जो है मोटो क्या हम बनाएंगे, हम इसका नारा क्या देंगे ओवरऑल, तो इस पे बहुत सारे नाम शुरू हुए और ये फाइनली 11 अगस्त 1978 से क्रम शुरू हुआ, जिसमें कई नाम आए। ड्यूटी एंड डिसिप्लिन जिसकी एक नाम आया, ड्यूटी यूनिटी एंड डिसिप्लिन नाम आया, ड्यूटी एंड यूनिटी नाम आया और फाइनली यूनिटी एंड डिसिप्लिन नाम आया, जिस नाम से आज हम इसके मोटो को समझते हैं। लेटर एट द 12th CAD मीटिंग ऑन 12 अक्टूबर 1980 दे selected and declare unity and discipline as the
मोटो ऑफ द एनसीसी। तो ऑब्वियसली आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2 साल का अथक प्रयास आप कह सकते हैं। जर्नी स्टार्टेड एट 11 अगस्त 1978 एंड फाइनली 12 अक्टूबर 1980 में जाकर के फाइनलाइजेशन हुआ। और आज उस मोटो को हम गर्व से कहते हैं कि द एनसीसी कैडेट कॉर्प्स इज ऑल अबाउट यूनिटी एंड डिसिप्लिन एंड दे प्रूव ईच एंड एवरी टाइम। और थोड़ी सी डिटेलिंग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी की पूरी एनसीसी की फंक्शनिंग क्या है। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, दैट इज रियली गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतर चीज़ें आपको क्रमबद्ध बताने का। तो एनसीसी के अब अगले प्रारूप पे पढ़ते हैं। हमें मोटो मिल चुका है यूनिटी एंड डिसिप्लिन का, तो आखिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी समझना हमारे लिए जरूरी है। जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली द एनसीसी इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो इसका डीजी होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली, जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में लोकेट करता है। कहते हैं डायरेक्टरेट की जब बात करते हैं तो देयर आर 17 डायरेक्टरेट लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल फ्रॉम द 3 सर्विसेज। और ऑब्वियसली इसके जो टोटल 17 डायरेक्टरेट हैं जिनको कम से कम मेजर जनरल रैंक या उसके इक्विवेलेंट रैंक के ट्राई सर्विसेज के अंतर्गत जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को ही इसको लीड करने का, उन्हीं को इसको जो है रूल करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हेड करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। पहले भी एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूं कि डिवीजन एंड रेजिमेंटल कॉप, देयर आर 3 सच स्पेशलाइज्ड कॉप लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर रिस्पेक्टिवली। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट डायरेक्टरेट एंड रिपोर्ट टू द HQ दीज डिवीजन फ्रॉम द सपोर्ट फंक्शन फॉर द रेगुलर एनसीसी। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 17 डायरेक्टरेट के विषय में तो समझते ही होंगे कि जो कि पूरे स्टेट का एनसीसी के हर हेडक्वार्टर से रिपोर्ट वहीं पे जाती है, फिर फाइनली वो जो है डीजी तक, दैट मीन सेंटर में रिपोर्ट जाती है। बट पहले मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे डिवीज़न बनाए गए, 3 ऐसे रेजिमेंट कॉर्प्स बनाए गए मुंबई, दिल्ली और फाइनली जो है बैंगलोर के अंतर्गत, जो कि अपने डायरेक्टरेट को, मतलब स्टेट डायरेक्टरेट को रिपोर्ट ना करके डायरेक्टली डीजी को, दैट मीन सेंट्रल को रिपोर्ट करने के लिए लाइबल होते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए इस प्रोस्पेक्टिव को लेके। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट and growth of NCC in the state, directorates have up to 14 group headquarters under them through which they exercise the command and parallelly control the organization of the state. Each group is headed by an officer of the rank of brigadier or equivalent known as a group commander. Obviously जब हम ग्रुप हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि 14 ग्रुप हेडक्वार्टर मैक्सिमम जो है किसी भी स्टेट के अंतर्गत हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे यूपी को ले लें तो ऑब्वियसली हमारे 10 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, जिनमें आप समझते ही हैं गाजियाबाद है, आपका बरेली है, मेरठ है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, बनारस में 2 हैं, A and B, इलाहाबाद है और ऑब्वियसली कानपुर है एंड आपका गोरखपुर है। तो टोटल 10 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं और ऑब्वियसली 14 तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आखिर क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह की फंक्शनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे इसको ग्रुप हेडक्वार्टर्स को बढ़ाया जा सकता है। और ऑब्वियसली ग्रुप हेडक्वार्टर्स को जो कमांड करने वाला ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर रहता है, वो अप टू ब्रिगेडियर रैंक का होना जरूरी है। जहां हम ग्रुप हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रुप हेडक्वार्टर्स के नंबर्स हैं, तो पहले आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि देयर आर 96 ग्रुप हेडक्वार्टर, टोटल 96 जो है ग्रुप हेडक्वार्टर हमारे पूरे देश में हैं, जिनके अंतर्गत जो अगर हम कंट्रोल करें ओवरऑल तो उसमें भी यूनिट्स डिवाइड की गई, जिसमें 684 विंग जो हैं वो आर्मी की हैं, 69 नेवल विंग की हैं एंड 61 आपके एयर फोर्स के स्क्वाड्रंस हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है चीज़ें डिवाइड की गई हैं। टेक्निकली और समझें कि जो भी ये बटालियन बनाई गई हैं अलग अलग, ईच एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कंट्रोल 5 to 7 जितने भी ग्रुप हेडक्वार्टर हैं हमारे, कम से कम 5 से 7 बटालियन एंड यूनिट्स को वो कंट्रोल करते हैं और वो जो कमांड करते हैं वो कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट ऑफिसर्स इसको कमांड करते हैं। पहले जो भी बटालियन है उनके अंदर कंपनी होती है, उन कंपनी को ईच बटालियन कंसिस्ट कंपनी वेयर द कमांडर बाय द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ANO जिसको आप बोलते हैं ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू मेजर। लेफ्टिनेंट टू मेजर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंपनीज को, तो आप क्रम से समझ रहे होंगे, पहले आपका डीजी लेवल का हो गया, फिर आपके डायरेक्टरेट आ गए जो कि 17 हैं प्लस 3 हम स्पेशल बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली की बात किए, फिर उसके बाद आपके 14 मैक्सिमम ग्रुप हेडक्वार्टर हो सकते हैं, इसमें टोटल देश में 96 हैं। तो हर ग्रुप हेडक्वार्टर को भी कमांडिंग जो रहे वो ब्रिगेडियर रैंक के रहे। वो ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर बटालियन है, उन बटालियन में 5 से 7 जो है वो यूनिट्स होती हैं जो कि कंट्रोल की जाती हैं। फिर उन कंपनीज को भी गवर्न करने के लिए ANO रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट एंड टिल मेजर रैंक के लोग होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं। अब जानने की बात है कि देयर आर 2 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, नेवली ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कमटी एंड नागपुर महाराष्ट्र एंड वुमेन्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल ग्वालियर। तो 2 एनसीसी के स्पेशल जो है ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट बनाए गए हैं जो
ऑब्वियसली ऑफिसर्स आते हैं कमांड करने के लिए हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर्स को, हमारी बटालियन को, हमारी कंपनीज़ को। ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 ट्रेनिंग एकेडमी बनाई गई। एक आपका ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कंपनी नागपुर महाराष्ट्र में बनाई गई और दूसरी विमेंस के लिए जो है वो विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल ग्वालियर में एस्टैब्लिशमेंट है, जहाँ से ट्रेनिंग करके ये सारे ऑफिसर्स आते हैं और फाइनली ग्रुप हेडक्वार्टर बटालियन कंपनी को जो है वो लीड करते हैं, हेड करते हैं, गवर्न करते हैं। जिसमें ड्रेस कोड की जब बात करते हैं तो आर्मी कैडेट्स वियर खाकी यूनिफॉर्म, जो आर्मी के कैडेट हैं एनसीसी के वो खाकी जो है पहनते हैं। नेवल कैडेट्स वियर वाइट यूनिफॉर्म, नेवी वाले सब के सब वाइट पहनते हैं। आपने अमूमन देखा भी होगा कि आर्मी विंग वाले खाकी पहन रहे हैं, नेवी वाले जो है वाइट कलर का ड्रेस कोड रहता है। एंड जब एयरफोर्स की बात करें तो दे वियर लाइट ब्लू ग्रे, दैट मीन LBG यूनिफॉर्म पहनते हैं। द यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी ऑन ऑल द ओकेजन। और एनसीसी कैडेट कॉर्प्स के लिए समझ लीजिए कि ड्रेस कोड आपका बिल्कुल अनिवार्य होता है हर तरह का ओकेजन जो आप एनसीसी से रिलेटेड पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिरकार सर ये तो पूरी एक स्ट्रक्चर रहा है एनसीसी को लेके जो आप बताना चाह रहे थे कि इसकी कमांडिंग ऑफिसर्स क्या हैं, यूनिट क्या है, सर हेडक्वार्टर क्या है, बटालियन क्या है, कंपनीज क्या है। बट पहले अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसे करने से हमें किस तरह के फ़ायदे मिलेंगे, क्या प्रॉफिट सेगमेंट हैं, ओवरऑल इस माध्यम से हम कैसे खुद के करियर को बेहतर बना पाएंगे, किस तरह से ये हमें फिजिकली मेंटली सपोर्ट करेगा हमारे करियर को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 सर्टिफिकेट इन एनसीसी एंड जब उन 3 सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट ए की बात करेंगे। बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ से शुरू होता है आपका जर्नी, क्योंकि बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं कि सर आखिर ये सर्टिफिकेट A, B, C के लिए क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितने दिन का सर ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है सर, ओवरऑल मार्किंग सिस्टम किस तरह से बेस्ड है सर। तो आज ईच एंड एवरी हर तरह का आपका कन्फ्यूजन मैं बच्चों क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो आपको मदद करेगा हर दृष्टिकोण से। कहते हैं जब सर्टिफिकेट ए की बात करते हैं तो इट कैन बी टेकन बाय द जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग कैडेट्स ऑफ द एनसीसी ड्यूरिंग क्लास 8th एंड 9th। ध्यान रखिएगा, जब आप सर्टिफिकेट ए की बात करते हैं तो ये क्लास 8th एंड क्लास 9th के जर्नी के दौरान ही इसको आप गेन कर सकते हैं। आफ्टर पासिंग दोज क्लासेस इट कांट बी ऑब्टेन। अगर कोई सोच रहा है कि 8th एंड 9th पास करने के बाद हम सर्टिफिकेट ए पा जाएंगे तो ये संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट ए के लिए आपको क्लास 8th एंड 9th से ही एक्टिव होना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड अ मिनिमम 75% ऑफ टोटल ट्रेनिंग पीरियड। अब टोटल ट्रेनिंग पीरियड मतलब लाइक वीक में आपका एक ट्रेनिंग होता है, दैट मीन 1 डे ट्रेनिंग रहता है, कभी कभी 2 डे भी हो सकते हैं। तो आपका ओवरऑल जो एनुअल अटेंडेंस होना चाहिए वो मिनिमम 75% आपको मेंटेन करना होगा, ये अनिवार्य है। एंड डाउन द सिलेबस फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ जूनियर डिवीजन एंड जूनियर विंग एनसीसी ऑल विंग द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप। और कम से कम आपको 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप को भी कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि एटलीस्ट 10 डेज का होता है। तो प्रश्न यही बनता है कि सर आखिर हमारे स्कूल हैं, एग्जाम हैं, 1 डे तो विल मैनेज बिकॉज हम स्कूल चल रहे हैं तो 1 डे ऑफ है, वी कैन मैनेज दैट सर। बट कहीं ना कहीं 10 डे का कैंप, तो डोंट वरी, आपके स्कूल से आपको स्पेशल परमिशन मिलेगी इस तरह के स्पेशल 10 डे का 1 साल में अपने कैंप को कंप्लीट करने के लिए। तो बिल्कुल जिन बच्चों में जज्बा है, जुनून है, मैं तो कहना चाहूँगा जो बड़े भाई सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने वाकई में इस जर्नी को नहीं तय कर पाए, मैं चाहता हूँ कि अपने छोटे सारे भाई बहनों को आप सजेस्ट करें। आई थिंक लोग मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जूडो सिखाते हैं, मुझे लगता है कि आप अगर वाकई में सपना रखते हैं कि आपका भाई या बहन फौज की सेवा करे तो आप उसको एनसीसी का रास्ता दिखाइए और 8th और 9th में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कैटेगरी ज्वाइन करके वो बच्चा पहले स्टेज पे अपने आप को पूरा करें। आती है नेक्स्ट कंडीशन, जब सर्टिफिकेट बी की बात होती है तो इट कैन बी टेकन बाय द सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग कैंडिडेट ऑफ एनसीसी आफ्टर क्लास ईयर ऑफ 10th 10वीं के बाद एंड दोज स्टडिंग फॉर अ डिग्री, और डिग्री के दौरान भी। अब हम उन बच्चों की बात आती है कि सर 10th is a board examination, then 11th and finally sir 12th again board examination. तो during this 2 and 3 years sir we are very focused actually, हम बहुत फोकस्ड हो जाते हैं तो सर हमारा जारी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो देखो 10th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सर्टिफिकेट बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों का प्रश्न होता है कि सर अगर सर्टिफिकेट ए नहीं है तो क्या हम बी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 10th के बाद इसको कभी भी अप्लाई करके प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग डिग्री भी, दैट मीन आप जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होते हैं आप तब से भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अपने सर्टिफिकेट बी एंड सर्टिफिकेट सी की जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जेंटलमैन आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि बी एंड सी की टोटल जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कम से कम 3 ईयर की जर्नी आपकी
आपकी होनी चाहिए और ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आप उस 3 ईयर की जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली अपना B&C सर्टिफिकेट होल्डर होने का सपना भी पूरा कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड मिनिमम 75% ऑफ टोटल ट्रेनिंग पीरियड लेट डाउन इन द सिलेबस फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग, NCC, ऑल विंग। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड 1 ईयर एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसकी हम बात करते हैं NIC की। कैडेट हु पोसेस सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड 10 बोनस मार्क्स। तो ये बड़ा फायदेमंद चीज़ हो जाती है यार कि जिन कैंडिडेट्स ने A सर्टिफिकेट लिया हुआ है उन्हें बोनस के 10 मार्क्स मिल जाते हैं जब वो B में अपीयर होते हैं, बट जो डायरेक्टली आते हैं उनके लिए बोनस मार्क्स नहीं होते। तो चलिए ये तो जर्नी रही A की और B की। अब आते हैं मेन जर्नी जिसको हम समझना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम बात करेंगे C सर्टिफिकेट की। C सर्टिफिकेट की जब बात करते हैं तो कहते हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट इन NCC कैडेट। NCC के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन ये है। इट कैन बी टेकन इन 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग, और ये तीसरे साल की ही ट्रेनिंग में लिया जा सकता है। तीसरे साल की ट्रेनिंग से मतलब ये है कि आपका ये 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग में ही डन हो सकता है। दैट मीन 1st, 2nd एंड 3rd, 3 साल का कम से कम आपका B और C की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होना जरूरी है। इन द 3rd ईयर ऑफ डिग्री कोर्स दोज हु पोसेस अ सर्टिफिकेट B कैन टेक इट इन 1st ईयर ऑफ आफ्टर 10+2। आप 10+2 का बोर्ड का एग्जाम डन करने के बाद आप 1st ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपने इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन द 1st ईयर ऑफ देयर डिग्री द कैडेट मस्ट हैव अटेंडेड 2 एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और आपका मिनिमम 2 एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो है उस समय होना अनिवार्य होगा जब आप C सर्टिफिकेट के प्रोसेस पे बढ़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं। 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो कि 10 डेज का होता है लीगल, उसको आपको अटेंड करना होता है। एंड ऑन द फॉलोइंग आपने RD दैट मीन रिपब्लिक डे जो है कैंप आपने दिल्ली में किया हो, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप किसी तरह का सेंट्रल द्वारा ऑर्गेनाइज कैंप हो उसको आपने किया हो, पैरा ट्रेनिंग कैंप आपने किया हो, अटैचमेंट ट्रेनिंग विद द सर्विस यूनिट, किसी भी तरह की अटैचमेंट ट्रेनिंग की हो सर्विस यूनिट्स के साथ आपने, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप आपने किया हो, साथ ही साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि ऑब्वियसली एयरफोर्स एंड आर्मी विंग दोनों के लिए आता है, जो कि फॉरेन ट्रिप के अंतर्गत होता है, और फॉरेन क्रूज नेवी विंग ओनली, और फॉरेन क्रूज जो होती है वो केवल नेवी विंग के लिए होती है। तो आपका एक तो एनुअल ट्रेनिंग का टारगेट डन होना चाहिए, बाकी रेस्ट जो ट्रेनिंग क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको बताई इनमें से किसी भी ट्रेनिंग को आपने डन कर रखा है तो यूर एलिजिबल, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और आप इस प्रोसेस से इस चीज़ को पा जाते हैं। There are 3 grades awarded, grade A, grade B and grade C in C सर्टिफिकेट। C सर्टिफिकेट के अंतर्गत 3 ग्रेड होते हैं। तो हमेशा बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर C सर्टिफिकेट तो है बट ग्रेड क्या है सर? तो देखो ऐसा है कि आपके लिए A एंड B ग्रेड ही होना ज़रूरी है, C ग्रेड की कोई वैल्यू नहीं है। तो C सर्टिफिकेट के अंदर आपके A एंड B ग्रेड की ही वैल्यू है, और वो होने पे ही आप एक बेहतर फ़ायदा उठा सकेंगे NCC सर्टिफिकेट होल्डर होने का फौज के अंदर आने के लिए। आइए जानते हैं। द बेस्ट ग्रेड इज़ A एंड ऑब्वियसली हाईएस्ट वैल्यू है, जिसमें कहते हैं कि जब ग्रेड A की बात करते हैं तो कैंडिडेट का जो ऑब्टेनिंग मार्क्स होना चाहिए 80% मार्क्स एंड अबव, 80 या उससे ऊपर होना चाहिए। ग्रेड B में 65% से अबव और 80% से नीचे आपका हो सकता है। एंड ग्रेड C में आपका 50% मार्क होना चाहिए, बिलो 65% होना चाहिए, और जो फेल कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली वो 45 से लेस होते हैं एंड 50 से लेस होते हैं, वो कैंडिडेट फेल कैटेगरी में आते हैं। तो 4 तरह के कैटेगरी है जो क्रमबद्ध मैंने आपको बताया। A 85, B आपने देखा कि 65, C आपने देखा 50, और फेल कैंडिडेट के लिए 45% का क्राइटेरिया रहा। इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री वैकेंसी, क्योंकि ये बड़ा बच्चों में हमेशा एक डाउट फैक्टर रहता है कि सर थोड़ा ये भी समझाएं कि अगर हमने आर्मी विंग से NCC की, एयरफोर्स विंग से की या नेवल विंग से की तो सर फायदा क्या है? तो चलो सबसे पहले तो आर्मी विंग का फायदा समझ लेते हैं हम लोग। आर्मी विंग की जब बात करते हैं तो NCC की आप समझते हैं कि 2 बार साल भर में वैकेंसी आती है। एक तो मंथ मई में आती है, सेकंड आपके नवंबर में आती है। पहले मैं आपको समझा दूं, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जा करके आप indianarmy.nic.in पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें वैकेंसीज जो होती हैं अराउंड 50 वैकेंसी जो है वो मेन के लिए हैं, जो कि ऑब्वियसली 45 जिसमें से रिजर्व होती हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बट पहले 5 रिजर्व कर दी जाती हैं वार ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। जो वार ऑफ बैटल कैजुअलिटी के अंतर्गत हैं उनको 5 सीट उसमें रिजर्व दी जाती है। पहले विमेंस एंट्री भी आती है, उसमें 5 पोस्ट की गई है, 4 जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 आपकी रिजर्व कर दी जाती है। अगेन वार ऑफ बैटल कैजुअलिटी रिजर्व कर दी जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो ऑब्वियसली आपका NCC सर्टिफिकेट होल्डर तो आपका होना ज़रूरी है, बट साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% भी होना ज़रूरी है। तो दैट मीन आपको फिजिकली भी अप टू द मार्क रहना है और आपको मेंटली भी अप टू द मार्क रहना है। तो ये परसेंटेज के क्राइटेरिया पे ही आप एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। आइए, जहाँ हम वार कैजुअलिटी की जब बात करते हैं या बैटल कैजुअलिटीज़ के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं मेल में या फीमेल में, उनके लिए NCC सर्टिफिकेट तो नहीं मान्य होता है, बट उनका भी ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य होता है।
और साथ ही से बात यह है कि एनसीसी कैडेट की जब हम बात करते हैं तो एक एज क्राइटेरिया भी समझा दूं, 19 to 25 ईयर्स का एज क्राइटेरिया आपका दिया गया, जो कि 1 जुलाई को ही डिफाइंड होता है कि तब तक आप इस पर्टिकुलर डेट के अंदर रहें या इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ हो। ऑब्वियसली जो है पूरा का पूरा जो सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सब मिनिमम 3 एकेडमिक ईयर इन द सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। ऑब्वियसली 3 साल का मैंने क्राइटेरिया आपको शुरू में ही डिफाइन कर दिया था सीनियर विंग के अंतर्गत, जो कि आपका बीएनसी सर्टिफिकेट होल्डर बनाएगा, जो कि सी सर्टिफिकेट के अंदर आपको ए एंड बी ग्रेड आपको गेन करना होगा। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि पहले सर एयरफोर्स विंग के लिए भी आप बता दो क्या क्राइटेरिया है। तो एयरफोर्स के लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जितने भी एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं, सबसे पहले 10% सीट आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी, जो सीडीएस की वैकेंसी आती है जिसके अंदर एयरफोर्स एकेडमी के अंदर आप जाते हैं, 10% सीट आपके लिए रिजर्व होती हैं। आप यहाँ के माध्यम से जा सकते हैं। और पहले ही आप एक चीज़ का और प्राउड फील करेंगे कि एयरफोर्स की ही एक एंट्री और होती है जो कि एफकैट के नाम से आप जानते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसकी भी 10% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व होती हैं। अगेन एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए एंड बी ग्रेड जो भी बच्चे फ्लाइंग विंग दैट मीन एयरफोर्स विंग से किए हुए होते हैं। पहले नेवी के लिए लागू होता है कि सीडीएससी के अंतर्गत इनका भी जो नेवल विंग में वैकेंसी आती है वहाँ 10% रिजर्व रहता है। और पहले एक खुशखबरी मैं आपको और अड़े अच्छे तरीके से देना चाहूँगा कि अगर आपने आईनेट का नाम सुना होगा, जो भी हाल फिलहाल में इंडियन नेवी ने एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया है बिल्कुल एफकैट के पैटर्न पे, जैसे कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट अपनी सारी एंट्रीज को सेंट्रलाइज करके वहां से अपनी वैकेंसी फिल कर रहा है। वैसे नेवी ने भी डिसाइड किया इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट को इजाद करके जहां पे वो सेंट्रलाइज करके अपनी हर वैकेंसी को भरना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको 10% सीट आपकी रिजर्व मिलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नो कैटेगरी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देन यू आर डायरेक्टली मूविंग फॉर द एसएसबी। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही गोल्डन और बहुत ही सुनहरे मौके हैं आपकी जिंदगी के लिए। ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम बी ग्रेड कम से कम होना जरूरी है, ए ग्रेड है बेस्ट है, सी सर्टिफिकेट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीसी सर्टिफिकेट जो है आपका आना बहुत जरूरी है। डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आप उस चीज को लेके कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि अभी सर सी सर्टिफिकेट हमारा नहीं आया हुआ है बट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस ओवरऑल। नो, यू नीड टू कैरी योर सी सर्टिफिकेट देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप जब सी सर्टिफिकेट पा जाएंगे तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। वहीं एनसीसी सर्टिफिकेट का जो बैटल कैजुअलिटीज हैं हमारे फौजी भाइयों की, उनमें बिल्कुल एलिजिबिलिटी इस चीज को लेके नहीं होती है। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं बोर्ड के अंदर। अगर आपने एनसीसी से रिलेटेड हर तरह का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोर्ड के अंदर नहीं लेके जाते हैं तो वहां से भी आपको वापस कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट अमूमन बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसे होता है, इनका ओवरऑल सिस्टम क्या होता है। मैं थोड़ा आपको डिटेल समझा दूं। सबसे पहली बात तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल आपका है। इंटरेस्टिंग बात यह है जानने वाली कि जो 49 वीक की ट्रेनिंग है, ऑलमोस्ट आप 1 ईयर कह सकते हैं इसको, उसमें जो 6 मंथ की पहले हाफ के 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है वो एक तरह का प्रोविजन पीरियड होता है। अगर उस दौरान आप किसी भी इनडिसिप्लिन फैक्टर में पाए गए, किसी तरह के रूल्स ब्रेकिंग में आप जाते हैं, तो एकेडमी आपको बाहर करने का राइट रखती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने यूनिटी एंड डिसिप्लिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान मेंटेन की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस डिसिप्लिन को, उस डेडिकेशन को मेंटेन रखना है एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा कि आपका एकेडमी के अंदर 6 महीने एक सीरियस वॉच होता है एंड दैट इज द ओनली एंट्री। ये केवल एक इकलौती एंट्री है जिसमें 6 महीने के बाद भी किसी तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको एकेडमी से बाहर किया जा सकता है। द कैंडिडेट नेवर बीन बी डिबार्ड फ्रॉम द अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। कभी भी किसी तरह के एग्जाम से आप डिबार भी ना किए गए हों, लाइक यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं आप डिबार कर दिए गए, देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप किसी तरह के पुलिस केस या क्राइम केसेस में आ गए, किसी तरह के एफआईआर में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप ध्यान रखिएगा आप अगेन फिर एलिजिबल नहीं हैं। कुछ कैंडिडेट जो आईएमए, ओटीए, एनडीए से ऑलरेडी एकेडमी से बाहर निकाले गए किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, उन्हें दोबारा अपीयर होने का राइट नहीं है। अगर आप तब भी अपीयर होते हैं तो आपको एकेडमी से बाहर कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन व्हाट यू नीड टू कैरी अबाउट इट एग्जैक्टली। एंड ऑब्वियसली जब आप अपनी पूरी सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं प्री कमीशनिंग की, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अवार्डेड बाय द मद्रास यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्टडीज। इसमें आपको वहाँ पे एक डिप्लोमा मिलता है। देन फाइनली आप अपनी कमीशन हंटिंग को एंजॉय करते हैं। आई होप सो कि आई जस्ट पुट द ऑल इन्फॉर्मेशन। मैं वो हर बात आपको समझाने की कोशिश किया हूँ जो कि एनसीसी से ज़रूरी है। मोटा मोटा समझने का यही कि एक बेहतर इतिहास रहा है एनसीसी का, और ऑब्वियसली एक बेहतर मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये सबसे अहम है जो हमें शुरू से ही ऑप्ट कर लेना चाहिए। एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि हमें उस लायक बनाती है कि उस परंपरा और उस
प्रेरणा को हम जारी रख सकें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य बेहतर तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि अगर आपने वाकई में अच्छे एकेडमिक्स के साथ साथ, ऐसा नहीं कि एनसीसी करने से आप बाकी करियर ऑप्शंस रुक जाते हैं, ऑब्वियसली आपके बाकी करियर ऑप्शंस भी जारी रहते हैं, बट एनसीसी जैसी चीज़ों से जुड़ने से कहीं ना कहीं आप एक और बेहतर करियर ऑप्शन अपने साथ अटैच कर पाते हैं और अपने करियर को एक और मजबूत पिलर दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है जब आप एसएसबी के दौरान होते हैं, जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान होते हैं। और कमाल की बात, जितने भी कैंडिडेट एनसीसी में कंप्लीट किए हैं सी सर्टिफिकेट, उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जीडी एंड ट्रेड्समैन जो एंट्री हमारे फौज के अंदर होती है, आर्मी की सोल्जर रैंक की जो भर्तियां होती हैं, वहां पे आपके लिए रिटन एग्जाम की कोई भी एलिजिबिलिटी, दैट मीन आप रिटन एग्जाम में नहीं अपीयर होते हैं, आप डायरेक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड पे ही आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार देयर इज अ मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप कमीशन भी जा सकते हैं, आप नॉन कमीशन भी जा सकते हैं अगर आप एक बेहतर एनसीसी की 3 ईयर की ट्रेनिंग जर्नी कंप्लीट करते हैं बी और सी सर्टिफिकेट की विद ए एंड बी ग्रेड। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, विशिंग अ गुड लक। बच्चों का एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सर फॉर्म्स कब आएंगे, तो जस्ट वेट, विद इन 15 डेज आपका एनसीसी का मे वाला फॉर्म आने वाला है। फटाफट आते ही यार फॉर्म को अप्लाई करिए। एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल, बिकॉज जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है आप बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं और प्रूव करते हैं कि वाकई में आप में वो फौजी जील है, आप में फौजी दम है, जिस वजह से आप एनसीसी का हिस्सा बने हैं। और एनसीसी का हिस्सा नहीं, एक दिन इस देश की डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का भी हिस्सा बन के आप प्रूव करके दिखाएंगे कि एनसीसी भी ज्वाइन करके हमने बेहतर किया और अपने एकेडमिक को भी बेहतर किया और फाइनली गर्व करने का मौका दिया अपने परिवार को, हम सबको, अब इस पूरे देश को। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।